इस विश्लेषण में बात होगी विज्ञान की सबसे महान और शानदार डिटेक्टिव कहानियों में से एक की। दरअसल ये कहानी है एक ऐसी चीज के रहस्य को सुलझाने की जो पूरी तरह से अदृश्य है, यानी परमाणु, जिसे एटम भी कहा जाता है। आखिर एक अदृश्य परमाणु के अंदर क्या छिपा होता है? चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आगे इस रोडमैप में हम 3 बड़े वैज्ञानिक पदावों थॉमसन, रुथरफोर्ड और बोर के मॉडल्स पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम उन संकटों को भी समझेंगे जिन्होंने भौतिक विज्ञान को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर क्वांटम दुनिया की तरफ कदम बढ़ाए। पहला भाग, द इनविजिबल मिस्ट्री, यानी एक अदृश्य रहस्य। 19वीं सदी तक आते आते विज्ञान जगत में ये एक सर्वमान्य सत्य बन चुका था कि हर पदार्थ, हर चीज परमाणुओं से बनी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल वही का वही था कि आखिर इन परमाणुओं के अंदर क्या होता है। हजारों सालों से प्राचीन दार्शनिकों से लेकर 1803 में जॉन डाल्टन तक यही माना जाता था कि परमाणु एक ठोस, अटूट इकाई है जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन 1897 में सब कुछ बदल गया। एक कैथोड रे प्रयोग ने पर्दा उठाया और हमें मिला पहला सुराग, एक नेगेटिव चार्ज वाला कण जिसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। अब देखिए, इस इलेक्ट्रॉन की खोज ने तुरंत एक जबरदस्त तार्किक उलझन पैदा कर दी। हम जानते हैं कि सामान्य तौर पर एक परमाणु पूरी तरह से उदासीन यानी न्यूट्रल होता है। तो अगर उसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए परमाणु के अंदर जरूर कोई ना कोई अदृश्य पॉजिटिव चार्ज छिपा होना चाहिए। पर सवाल ये था कि वो आखिर है कहाँ? और यहीं से शुरू होता है दूसरा भाग, थॉमसन्स वाटरमेलन मॉडल। यहाँ इस कहानी में पहले महान संदिग्ध की एंट्री होती है। जे थॉमसन ने इस न्यूट्रलिटी की उलझन को सुलझाने के लिए एक बेहद सरल और शानदार दृश्य उपमा पेश की। एक तरबूज का ही उदाहरण ले लीजिए। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि तरबूज का लाल गूदा एक समान रूप से फैला हुआ पॉजिटिव चार्ज है और उसमें धंसाए हुए काले बीज वो नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन हैं। शुरुआत में ये तरबूज वाला मॉडल बड़ा आकर्षक लगा। इसने शुरुआती सवालों के जवाब भी दे दिए। खैर, विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये लगातार खुद को सुधारता है। नए प्रयोगों के आगे ये तरबूज ज्यादा टिक नहीं सका और जल्द ही चकनाचूर होने वाला था। तीसरा भाग, रदरफोर्ड्स शॉकिंग डिस्कवरी। थॉमसन के इस मॉडल को परखने के लिए एक नए डिटेक्टिव सामने आते हैं। अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनकी टीम ने एक शानदार जाल बिछाया। उन्होंने एक बेहद पतली सोने की पन्नी पर भारी और हाई एनर्जी वाले अल्फा कणों की बौछार कर दी। अदृश्य दुनिया को समझने का यह एक बेहतरीन तरीका था। नतीजे सच में हैरान करने वाले थे। लगभग 99% अल्फा कण उस सोने की पन्नी के आर पार ऐसे निकल गए जैसे वहां कुछ था ही नहीं। लेकिन कमाल की बात यह थी कि करीब 8000 में से एक कण किसी ऐसी ठोस और भारी चीज से टकराया कि वो सीधा 180 डिग्री पर वापस लौट आया। ये बिल्कुल अनुभव के परे था। रदरफोर्ड के शब्दों में कहें तो ये इतना ही अविश्वसनीय था जैसे किसी टिश्यू पेपर पर 15 इंच का टॉप का गोला दागा जाए और वो गोला उस टिश्यू पेपर से टकराकर वापस लौट आए। इस असंभव से परिणाम ने एक बात तो तय कर दी कि परमाणु अंदर से नरम और ठोस तरबीज जैसा बिल्कुल नहीं है। इन नतीजों को देखकर रदरफोर्ड ने सटीक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने बताया कि परमाणु अंदर से लगभग पूरी तरह खोखला होता है। उसका सारा द्रव्यमान और पॉजिटिव चार्ज उसके बिल्कुल केंद्र में एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदु पर केंद्रित होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। ध्यान दीजिए, ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी विशाल खोखले स्टेडियम के बिल्कुल बीचों बीच एक छोटी सी मक्खी बैठी हो। चौथा भाग, द स्टेबिलिटी क्राइसिस, यानी स्थायित्व का संकट। ऐसा लगा कि रहस्य सुलझ गया है, लेकिन बात इतनी आसान नहीं थी। रदरफोर्ड की इस अद्भुत खोज ने क्लासिकल फिजिक्स के सामने एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। अगर चिरसम्मत भौतिकी या क्लासिकल फिजिक्स के नियम इस मॉडल पर लागू किए जाएं, तो लगातार चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा खोते जाएंगे। ऊर्जा खोने की वजह से वो सर्पिला का रास्ता बनाते हुए सीधे नाभिक में जा गिरेंगे। इसका मतलब तो ये हुआ कि परमाणु तुरंत नष्ट हो जाएगा। दूसरी कमी ये थी कि इस मॉडल के हिसाब से रोशनी का सतत या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलना चाहिए था, जबकि असल प्रयोगों में परमाणु केवल तयशुदा रेखीय स्पेक्ट्रम ही उत्सर्जित करते थे। एक और बड़ी पहेली यहाँ खड़ी थी, बाल्मर फॉर्मूला।
नाम का एक सूत्र था जो हाइड्रोजन के लाइट स्पेक्ट्रम की विशिष्ट रंगीन रेखाओं की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर रहा था। लेकिन किसी भी वैज्ञानिक के पास इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था कि आखिर ये सूत्र काम क्यों कर रहा है। क्लासिकल फिजिक्स इसका जवाब देने में पूरी तरह नाकाम थी। अब आता है 5वां भाग, बोर्स क्वांटम लीप। परमाणु को नष्ट होने से बचाने के लिए बड़ी दुनिया के क्लासिकल नियमों को छोड़ने की जरूरत थी। और फिर 1913 में आते हैं नील्स बोर। उन्होंने इस संकट को हल करने के लिए 3 साहसी क्वांटम परिकल्पनाएं पेश कीं। पहली, इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित और स्थायी कक्षाओं में घूमते हैं बिना ऊर्जा खोए। दूसरी, ये कक्षाएं ढलान की तरह नहीं बल्कि तय सीढ़ियों की तरह होती हैं। और तीसरी, रेडिएशन केवल और केवल तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन इन तय सीढ़ियों के बीच छलांग लगाता है। इन सडन क्वांटम छलांगों ने रोशनी के उस रहस्यमयी पैटर्न को पूरी तरह समझा दिया। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर की कक्षा से नीचे की कक्षा में गिरता है तो वो ऊर्जा का एक बहुत ही निश्चित पैकेट बाहर निकालता है। और लो, सालों से चला आ रहा एटॉमिक स्पेक्ट्रम का रहस्य हमेशा के लिए सुलझ गया। छठा भाग, द फाइनल कंपैरिजन। इस सफर का निचोड़ समझना बहुत जरूरी है। ये समरी बखूबी दिखाती है कि कैसे हर नए वैज्ञानिक ने पुराने मॉडल की कमियों को पकड़ा, उसे तोड़ा और बेहतर बनाया। एक ठोस पुडिंग से शुरू होकर कहानी एक गिरते हुए सोलर सिस्टम तक आई और अंत में एक स्थायी, फिक्स्ड क्वांटम ऑर्बिट्स वाले मशीन मॉडल तक पहुंची जिसने सब कुछ सटीक तरीके से समझा दिया। इस लंबे और दिलचस्प सफर के बाद एक गहरा विचार जहन में आता है। अगर हमारे आसपास की ये ठोस दिखने वाली दुनिया मूल रूप से अंदर से खोखली है और अदृश्य क्वांटम जंप्स पर टिकी है, तो हमारी नज़रों के ठीक सामने और ना जाने कितने अदृश्य रहस्य छिपे होंगे जिनकी खोज होना अभी बाकी है। आगे और भी बहुत कुछ है जानने के लिए। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।